दोस्तों नमस्कार। सभी का स्वागत है। और सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो उसकी बधाई। आज के इस सत्र में भाषा विज्ञान, जैसे कि आपको अपने समक्ष दिख रहा है प्रश्न, तो सभी को हार्दिक नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। बाकी साथी कारवां में जुड़ते रहेंगे स्वेच्छा से। तो प्रथम प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जेसपर्सन, सॉस्यूर या ग्लीसन? तो उत्तर है सॉस्यूर। तो फर्दिनेंड द सोस्यूर 1857 को जन्मे, 1913 में चले गए। तो इनका नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे। दूसरा प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मित, व्ययिता या उच्चारण की सुविधा? उत्तर का इंतजार है। ये चर्चा सदाबहार है। दूरदर्शन पर आता चित्रहार है, शायद वर्तमान में, कभी बचपन में देखते थे। उत्तर है घ, उच्चारण की सुविधा। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। इसे मुख सुख भी कहा जाता है। हाँ, मुख सुख। अ, एक कार्यशाला में इसके बारे में जानने को मिला था। जैसे बहन बहन होता है, तो हम कह लें कि बहन बोलते हैं। और कई बार मुझे लगता था कि हमारे कुछ मित्र, ठीक है ना, तो वो अपने कपड़े पहन बहन, तो कहीं ना कहीं हम हंसते थे कि शायद वो ये भाषा का अलग रूप, पर बाद में पता लगा कि यही सही रूप है। और इसलिए मेरा भी प्रयास है, चाहे क्योंकि मुख सुख के कारण मैं भी बहन बहन यही बोलता हूँ आम जीवन में, पर कक्षा में संपूर्ण प्रयास रहता है कि बहन बहन, मतलब जिस तरह से मात्रा है, जैसे कि बोला जाता है कि हाँ, हमारी भाषाएं वैज्ञानिक है, जिस प्रकार लिखी जाती है वैसे बोली जाती है। तो वाराणसी का बनारस रूप में विकास किस तरह का उदाहरण है? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजन व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागम का? प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ। और जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, कृपया उत्तर दें, ताकि एक आदान प्रदान विचारों का होता रहे। ना भी उत्तर आता हो तो अंदाज से दीजिएगा। तो उत्तर है व्यंजन विपर्यय का। तो विपर्य किसी शब्द के स्वर व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य और अक्षर विपर्य। तो वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाँ, र चला गया स के साथ, तो अण न के रूप में व के साथ आ गया। तो विष्णु भैरव जी, नमस्कार, स्वागत है। आप शायद प्रथम बार जुड़े हैं, या मेरे ख्याल से द्वितीय तृतीय बार। तो स्वागत है विष्णु जी आपका। और मेघना बेटा बढ़िया है, सब ईश्वर की कृपा है। और एक सर्द शाम है, तो इसलिए शुभ सर्द संध्या।
चलिए अब तो रात्रि हो गई है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने तीसरे का घ दिया विष्णु जी। तो व्यंजन विपर्यय था, कोई बात नहीं। यही है कि चर्चा हो, उत्तर चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें तो करना है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? मेघना थोड़ा बेटा बच्चों के साथ होता है ना समय, तो विद्यालय जाते हैं फिर घर आते हैं और फिर थोड़ा सा खेलना होता है, तो फिर ये आजकल आप देख ही रहे हो सत्र वगैरह, तो थोड़ा सा तालमेल समय का ऐसा रहता है। क्योंकि आपने मुझे वीडियो भेजी, ऐसी नहीं है कि मुझे पता नहीं है, पर इसलिए रखी है क्योंकि खोलूंगा तभी जब देखनी है, नहीं तो भूल जाऊंगा। तो विष्णु जी ने चौथे का दिया है परिनिष्ठित भाषा, अच्छे से सौंदर्य भाव में दी गई भाषा, तो देखते हैं। बिल्कुल सही विष्णु जी। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। चलिए ये भी हमारे विज्ञान में बढ़ोतरी हुई क्योंकि हम मानक तक ही थे। तो प्रवीण कुमार सिंह जी, नमस्कार और स्वागत है आपका। शायद आप भी प्रथम बार सत्र से जुड़े हैं। सही उत्तर है आपका भी। तो किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम से के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि किस प्रयोजन में और किस तरह से इनका इस्तेमाल होना है, तो उसके हिसाब से। हाँ बेटा आदित्य जी भी आ गए हैं। चलिए, तो ये था प्रश्न 4। 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए उत्तर थोड़ा दिख गया, फिर भी आप उत्तर मत देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, या विचारों से भावों की ओर? दे रहे हैं। चलिए प्रवीण जी ने पांचवें का तीसरा दिया है, तो देखते हैं। मेघना अभी कोई बेटा पोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका है प्रवीण जी जटिलता से सरलता की ओर। तो प्रयास प्रशंसनीय है। चलिए इसका आगे व्याख्यान देख लेते हैं। तो भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशील की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। माफी चाहेंगे, एक पल के लिए उठना पड़ा। तो हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, जो कि प्राय अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। तो अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं, उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते थे। तो कालांतर में यह शब्द हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो हिंदी के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि इसका इतिहास हजार वर्ष से भी पुराना है, तथा यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में गतिशील नदी की तरह बहती हुई निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती गई। न्यायालयीय न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, अनिश्चितता रहती है, कुशलता रहती है, या कोमलता रहती है।
न्यायालय, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, अनिश्चितता रहती है, कुशलता रहती है या कोमलता रहती है। तो विष्णु जी का उत्तर है निश्चितता। लिखते हैं निश्चितता, बिल्कुल सही है विष्णु जी। तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो, क्योंकि फैसले भी होने होते हैं, तो इसलिए। तो प्रवीण जी बिल्कुल सही है। तो दलीप जी, स्वागत है आपका, प्रथम बार आप जुड़े हैं सत्र से। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस? तो दलीप जी राम राम। हाँ जी बेटा, बोलो। आया। तो कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? दुरूह, सरल, भावपूर्ण या सरस? तो विष्णु जी हैं भावपूर्ण के साथ। तो यहाँ है सरल। तो किसी भी बोली या भाषा की एक मानकता होती है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वह बोली या भाषा सरल हो जाती है। हाँ, भावनाएं तो रहती हैं, परंतु फिर भी वही बात है कि हाँ, लेखन में किस प्रकार वो भाव देती है। तो एक मिनट, ये आप आठवां प्रश्न पढ़िए, मैं आया जरा। कौन का? नहीं, मम्मा है क्या? एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है? रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार? तो प्रवीण जी रोमेटिक हेमेटिक परिवार का साथ दे रहे हैं। तो वही है कि चीनी भाषा परिवार देखकर यहाँ लगा कि वही, जैसे चीनी भाषा एक एक अक्षर किस तरह से घुमावदार होते हैं, काफ़ी देखने में अ, सोचता हूँ कि कितनी कठिन भाषा होगी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चीनी ही निकल आया है, क्योंकि याद आया कि जिस तरह से चीनी शब्द लिखे जाते हैं। तो चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले लोग हैं। तो इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली? तो प्रवीण जी और विष्णु जी, दोनों साथियों का कहना है पारिभाषिक शब्दावली। जी बिल्कुल सही है। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है और उससे एक ही अर्थ लिया जाता है, तो इसलिए पारिभाषिक शब्दावली ने कहा जाता है। तो ये मुझे लगता है एक सरल प्रश्न है आगे इसी से जुड़ा हुआ, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है?
छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए या बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो उत्तर है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासुओं के लिए, क्योंकि ऊपर अभी आया था कि ज्ञान विज्ञान जो शब्द हैं उनके अर्थों को लेकर जो भी शब्दावली है, तो बिल्कुल सही है विष्णु जी आपका। तो पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। तो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यथा विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज? तो मुझे तो लगता है भाषा वैज्ञानिक ही होंगे। तो देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है विष्णु जी। प्रवीण जी, प्रवीण जी मेरे ख्याल से साथ छोड़ गए हैं। विष्णु जी बने हुए हैं अभी भी। तो विष्णु जी का उत्तर है 11वीं का भाषा वैज्ञानिक। हमें भी लग रहा है भाषा वैज्ञानिक ही होने चाहिए, तो देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समास शैली या लाक्षणिक शैली? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली, वस्तु अ, तो विष्णु जी आपका कहना है वस्तुनिष्ठ सही है, जिसमें हाँ या ना है। तो क्या हमारे बाकी साथी कैलाश जी, जसमेर जी, राकेश जी, ज्योति जी, नीतू जी आज जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? क्योंकि उत्तर अभी सिर्फ विष्णु जी ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, मतलब ऑब्जेक्टिव ना कि सब्जेक्टिव। तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? हम्म, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? तो उत्तर है अंग्रेजी। तो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, जैसे मीटर, रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। जसमेर जी नमस्कार भाई साहब। आज मैंने कहा पता नहीं साथी कहाँ गए। तो 13वीं का आपने दिया जसमेर जी फारसी, अंग्रेजी है ये, कोई बात नहीं। आगे है कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक या अभिधा लक्षणा मिश्रित? चलिए विष्णु जी ने भी 13वीं का सी दिया।
तो प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो जसमेर जी हैं अभिधात्मक के साथ, अभिधा लक्षणा व्यंजना। चलिए बिल्कुल सही है जसमेर जी। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। विष्णु जी बिल्कुल सही है। चलिए, दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द छांटिए। ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। तो मैं तो सी का दामन पकड़ूंगा, लग रहा है, क्योंकि राजभाषा, राजा की भाषा। देखते हैं आपका क्या विचार है। चलिए, जसमेर जी भी राजभाषा के साथ हैं। जी बिल्कुल सही। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, नेशन लैंग्वेज। लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज और संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। चलिए, ये भी है, क्योंकि हम तो संपर्क को कम्युनिकेशन लैंग्वेज की परिभाषा देंगे, पर जो भी तकनीकी है तो यही है। चलिए, एडिटर। अब एडिटर तो संपादक होता है। ये अब इसमें है कि एडिटर राजदूत है, अभियंता है, संशोधक है या संपादक है। चलिए, उत्तर जब तक आ रहा है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जसमेर जी आप संपादक के साथ हैं। जी हम भी। तो एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द संपादक होता है। राजदूत का एनवॉय होता है। चलिए, ये भी अच्छा है, क्योंकि हम तो एम्बेसडर बोलते हैं, एम्बेसी में बैठते हैं। अभियंता इंजीनियर। संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद मॉडिफायर होगा। चलिए, एक शब्द के साथ बाकियों का भी ज्ञान बढ़ रहा है। चलिए, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा या रेल का चलन। तो ये तो प्रशिक्षण ही होगा। तो ट्रेनिंग हो गया, प्रशिक्षण, परीक्षण हो गया टेस्ट, और परिवीक्षा का हो गया प्रोबेशन। चलिए, ये भी बढ़िया है। तो जसमेर जी आप पहले के साथ हैं, बिल्कुल सही। चलिए, ये भी एक आम चलन का शब्द है। नीतू जी नमस्कार। रिजर्वेशन, अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण या आरोपण। तो इसका आरक्षण। तो रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द आरक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान का रिसर्च, स्थिरीकरण का स्टेबलाइजेशन, और आरोपण का अंग्रेजी अनुवाद एलिगेशन। चलिए, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश या अनुमोदन।
तो जसमेर जी नियुक्ति के साथ है। चलिए, दो साथियों के उत्तर आ रहे हैं, तो दोनों नियुक्ति के साथ है तो पढ़ेंगे। सही है। तो अपॉइंटमेंट है नियुक्ति, एडवर्टाइजमेंट है विज्ञप्ति। चलिए, हम तो विज्ञापन बोलते हैं, तो विज्ञप्ति भी आ जाएगा। आदेश हो गया ऑर्डर, अनुमोदन हो गया अप्रूवल। चलिए, रजिस्ट्रेशन, आरक्षण तो होगा नहीं, संशोधन होगा नहीं, नामांकन, नॉमिनेशन हो गया, बचा पंजीकरण, तो वो आ गया रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण। चलिए, यहाँ नामांकन का दिया है एनरोलमेंट, ये भी सही है। संशोधन का अमेंडमेंट और आरक्षण रिजर्वेशन। अब इनमें से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीति कुमार चटर्जी जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, भोलानाथ तिवारी जी। अब यहाँ मुझे लग रहा है जयशंकर प्रसाद ही होंगे। चलिए, 20वें का नीतू जी सही है आपका। 21वें के मुझे जयशंकर प्रसाद जी लग रहे हैं। आप देखिए क्या लगता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी तो मतलब रचयिता हैं। तो नीतू जी हैं जयशंकर जी के साथ, जसमेर जी भी जयशंकर जी के साथ हैं। मेघना बेटा शुभ रात्रि। चलिए, बिल्कुल सही है। तो सुनीति कुमार चटर्जी जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, भोलानाथ तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी, देवेंद्र नाथ शर्मा जी, ये भाषा वैज्ञानिक हैं। और जयशंकर प्रसाद जी महान कवि एवं नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, मुंशी आयंगर जी, बाल गंगाधर खेर जी, या काका साहेब कालेलकर जी। अब कालेलकर जी भी रचयिता हैं। बाल गंगाधर तिलक जी तो होंगे नहीं, क्योंकि राजभाषा तो बाद में बनी होगी, समिति जो भी है। अब बचे मुंशी आयंगर जी और बाल गंगाधर खेर जी। तो जसमेर जी खेर जी के साथ हैं, नीतू जी भी खेर जी के साथ हैं, तो बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि इसीलिए दो बाल गंगाधर मतलब नाम है इसमें, तो कहीं ना कहीं तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी हैं। बीजी खेर जी सही है। तो थे, तो राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर जी की अध्यक्षता में, अच्छा, 7 जून 1955 को राष्ट्रपति जी के आदेश के अंतर्गत हुआ। चलिए, बढ़िया है। चलिए, ये दोबारा आ गया प्रश्न, प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी। हाँ, ये आया था 2014 में, यहाँ 13 भी लिखा है। वही। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? अब क्योंकि मतलब किसी दूसरे विषय की शिक्षिका बात कर रही थी हमसे कि भाई वहाँ ध्वनि बता रहे थे, तो मैंने कहा ध्वनि तो सार्थक नहीं होगी, होना तो शब्द चाहिए, क्योंकि शब्द टूट जाए तो ध्वनियाँ हैं उसमें। अब जसमेर जी ध्वनि के साथ हैं, पर वही बात है कि ध्वनि हम वर्ण की बात करते हैं, तो क्योंकि पद वाक्य तो होंगे नहीं, शब्द ध्वनि बचा है, ध्वनि तो कोई भी होगी। चलिए, नीतू जी हैं शब्द के साथ, जसमेर जी हैं ध्वनि के साथ, क्योंकि मेरा भी साथ शब्द को है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अच्छा, हाँ, छोटी इकाई तो ध्वनि है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। मतलब वही है कि प्रश्न अगर सबसे छोटी इकाई की बात हो तो वो ध्वनि है,
सबसे जो सार्थक छोटी इकाई वो शब्द है। तो शब्द सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में इसका प्रयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए शब्दों में व्याकरणिक परिवर्तन करना पड़ता है, जो कि अमूमन हो जाता है। हाँ जसमीर जी, आपका भी सही है। तो सार्थक अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दों का विशेष क्रम होना जरूरी होता है। चलो ये काफी आधारशील बातें हैं, बेसिक बातें हैं। चलिए 1 मिनट आप पढ़ लीजिए, मैं जरा चार्जिंग लगा दूं। थोड़ा रुकिएगा 1 मिनट। जी नीतू जी, सही कहा आपने। अभी कक्षा 9 में भी है वाक्य भेद, मतलब है ही है, व्याकरणिक चीजें हैं तो फिर भी ये घुमा जाती है। तो जब सारी प्रक्रियाओं के बाद शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य बन जाए तभी सही अर्थ की प्राप्ति होती है। तो एक ही शब्द के अनेक वाक्य भी बन सकते हैं, तो शब्द वाक्य में पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। चलिए एक और शब्द मिल गया। तो जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व शब्द का है, क्योंकि भाषा बिना शब्दों के नहीं बन पाते और शब्द भाषा के अस्तित्व की निशानी होती है। तो यहाँ भी वही लिखा है कि सबसे पहले उत्तर दिया था ध्वनि, पर बाद में शब्द पर आए। तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, ये भी शब्द आ जाएगा। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी। हाँ, मुद्दा यहाँ फंसता है। चलिए दोनों साथी हिंदी के साथ हैं, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अतः हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। चलिए ये भी है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शोर सेनी अपभ्रंश से या प्राकृत से। ज्योति जी नमस्कार, विदेह जी नमस्कार। तो संतोष कुमार गुप्ता विदेह, हाँ जी संतोष जी नमस्कार। तो शोर सेनी अपभ्रंश के साथ हैं जसमेर जी, नीतू जी और ज्योति जी। तो सही है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शोर सेनी, अर्धमागधी और वह मागधी रूपों से हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मसनवी।
संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी या मसनवी? नहीं, मसनवी तो नहीं बोलेंगे, मसनवी। चलिए, नीतू जी मसनवी के साथ हैं। जी सही हैं आप। तो आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः तीन शैलियाँ प्रचलित हैं: हिंदुस्तानी, उर्दू और संस्कृत निष्ठ हिंदी। इनके अलावा एक चौथी शैली अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। तो दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के क्षेत्रों में बोली जाती है। हाँ, वही मैं कहूँ, ऊपर मनस्वी मसनवी दिया ना, मनस्वी वही कहूँ, मनस्वी पढ़ा हुआ कहीं। तो मनस्वी शैली हिंदी की शैली नहीं है, यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई, जो फारसी की शैली है। तो घ हो गया। नीचे भाषा की चार विशेषताएं हैं, एक गलत है, वो चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, सही है। अब दही कौन सा है ये देखना है। चलिए, जसमीर जी सही लग रहा है, क्योंकि भाषा किसी के बाप की जागीर नहीं है। पर हाँ, मातृभाषा जरूर है, तो माँ की संपत्ति हुई। चलिए, सही है। तो भाषा की विशेषताएं: भाषा प्रतीकात्मक है, ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से, कठिनता से सरलता की ओर गतिशील रहती है, इसकी क्षेत्रीय सीमा होती है, परिवर्तनशील है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़ जाते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो स्पष्ट है कि पिताजी की संपत्ति नहीं होती। तो विष्णु जी बिल्कुल सही। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहें? उपभाषा, बोली, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा? तो जसमेर जी बोली के साथ हैं, नीतू जी भी बोली के साथ हैं, ज्योति जी भी बोली के साथ हैं। तो बोली सीमित क्षेत्र में है, उपभाषा का विस्तृत है और इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। विष्णु जी का भी बिल्कुल सही। अब इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? चलिए, आज तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, क्योंकि कभी इस तरफ मुड़े ही नहीं हम। मुड़े तो वैसे किसी भी तरफ नहीं। चलिए, राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी? चलिए, उत्तर है बुंदेली। तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली जाती है। तो बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है।
चलिए, ये प्रश्न 3 का उत्तर दीजिए। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि तुलसी जी, जायसी जी, विद्यापति जी या नंददास जी? जी, नीतू जी बिल्कुल सही कहा, बुंदेली बुंदेलखंड। और तीसरे में सभी साथी विद्यापति जी के साथ हैं। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति जी हैं। तो विद्यापति जी मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति जी ने पदावली में राधा कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि और अवहट में रचित कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? चलिए, तो सही है बिहार। चलिए जसमेर जी, कोई बात नहीं। तो नीतू जी, सही है आपका। जो बंगाल की तरफ आपका शक था, वो दूर ही सही है। तो अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। चलिए, जसमेर जी, वही बात है कि हमें प्रयास करना है, और जब ईश्वर साथ है तो कोशिश करने वाले का ईश्वर भी साथ दे रहे हैं। चलिए, ग्वालियर की बोली ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कनौजी है या बुंदेली है? ये सही कहा नीतू जी आपने भी, कि कई बार कहीं ना कहीं प्रश्न पड़े होते हैं तो फायदा हो जाता है। बस ऐसा ही, जिन हम सत्रों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें से कोई 150-200 आ जाए तो बस बात बन जाए हमारी भी। तो ग्वालियर में सभी बुंदेली के साथ है। तो मैं भी थोड़ा पकड़ पाया, क्योंकि ग्वालियर एमपी में ही यहाँ आता है। तो बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी
नरसिंहपुर ज़िलों में भी बोली जो ज़िलों की भी बोली बुंदेली ही। तो छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। तो ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? चलिए ये तो बुंदेली हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? पश्चिमी हिंदी। छठे में ज्योति जी प्रथम के साथ हैं, वो तो बिल्कुल सही है ज्योति जी। अ, नीतू जी सातवें में ब्रजभाषा के साथ है। ज्योति जी भी ब्रजभाषा के साथ हैं। जसमीर जी खड़ी बोली के साथ हैं। तो देखते हैं। जी ब्रजभाषा। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह। तो ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या गौओं का समूह या चरागाह। तो पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। तो ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास जी, नंददास जी, रहीम जी, रसखान जी, बिहारी जी, देव जी, घनानंद जी, रत्नाकर जी आदि इनके प्रमुख कवि रहे। तो कुछ और तथ्य हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। तो इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। चलिए ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि भारत में भी कोरिया है। कभी भी प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर में या जीके में। करंट अफेयर में तो ना सही, जीके में कोरिया के अलावा कोरिया और कहाँ है? तो भारत में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आधा इतना है, आधा ऊपर होगा, तो ये दो पढ़ लीजिएगा। धौलपुर, सरगुजा। सरगुजा तो ऊपर ही है, पर वो अर्धमागधी के हिसाब से है। चलिए देखते हैं। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं? धौलपुर, सरगुजा, ये दो ध्यान में रखिएगा। धौलपुर या सरगुजा। प्रश्न है ब्रज भाषा कौन से क्षेत्र की नहीं है? और बाकी के दो हैं मथुरा या आगरा। जसमीर जी बिल्कुल सही, पर कोरिया भी दो है ना। एक कोरिया में तो पटाखे चलते रहते हैं, तो वैसे क्यों कहना। पर फिर भी मैं हैरान होता हूँ, कई चीज़ें कई कुछ जिनके ट्रैवल लिस्ट में देखा है कि कोरिया में हालात कैसे हैं, कितनी पाबंदियां हैं। मतलब जो एक कोरिया है जिसमें भाई साहब वो बम वगैरह की ही चेकिंग करते रहते हैं। सुनील गुप्ता जी नमस्कार। हम वही हैं कोरिया के मनेंद्रगढ़ में। अरे आपने बताया नहीं पहले यार। चलिए, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि कोरिया की बात हो रही है और कोरिया के साथ ही हमारे साथ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आठवें का उत्तर दिया गया है सरगुजा, जसमेर जी द्वारा, नीतू जी द्वारा और ज्योति जी द्वारा। चलिए, तो बिल्कुल सही है ब्रज भाषा। चलिए ये हो गया पश्चिमी हिंदी। खसखुरा या गुरखाली भाषा। अच्छा सुनील जी, आपकी पहली पोस्टिंग है। चलिए बढ़िया है।
तो ये तो सही है ना सुनील जी। अगर आपको कोई पूछे हो तो आप तो सीधा यही कहेंगे भाई कोरिया में हमारी पोस्टिंग हुई है। तो सच भी है ना। और लोग कहेंगे भाई मजाक करता है। क्योंकि हमारी भी असम में मतलब जो पोस्टिंग है तो कोई 60 किलोमीटर दूर अपना भूटान का जो पिछवाड़ा है मतलब बैक साइड है तो वो पड़ती है। तो हम भी चलो भूटान के एक दरवाजे के साथ फ़ोटो ले ली ताकि आस पड़ोस में माहौल बना रहे। तो ये भी बढ़िया है। देखिए केंद्रीय विद्यालय के कारण। तो आप केवी में ही है ना सुनील जी। चलिए, खसकुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। चलिए सुनील जी ये भी अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय देखो कोरिया ले गया आपको। बस माहौल बना रहना चाहिए। वो दबंग 3 में या 2 में था ना एक संवाद की दबाव बना रहना चाहिए। चलिए बढ़िया है सुनील जी। हम केवी मीसामारी में हैं। चलिए अब प्रश्न 10 के उत्तर पर आते हैं। साथ ही छूट गए हैं। तो उत्तर है नेपाल की राजभाषा। चलिए एक और थोड़ा ज्ञान की बात होगी। नेपाल की राजभाषा खसकुरा या गुरखाली भाषा है। तो नेपाल की राज्य भाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसकुरा नामों से अभिहित किया जाता है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है कौन सी? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। नीतू जी मैं असम का एक इलाका है मतलब असम का एक ज़िला है तेजपुर, सोनितपुर। तो उसका एक हिस्सा है मीसामार, कैंट है। तो मतलब दो रेलवे स्टेशन है। एक कैंट को समर्पित है और एक आमजन को समर्पित है। आमजन वाला पुराना है तो कैंट वाला नया लगता है। तो जसमीर जी आप कहीं खेमकरण या भिकिविंड तो नहीं है? चलिए नीतू जी हैं छत्तीसगढ़ी के साथ। चलिए नीतू जी अच्छी बात है। अच्छा जसमीर जी आप ऊपर हैं। चलिए सुनील जी बघेली के साथ हैं। तो दो उत्तर आए हैं 11वीं के, एक घ और एक ग। आज कैलाश जी नहीं आए और उज्जैनिया जी भी नहीं आए। कुछ खास साथी बन गए हैं मतलब कह लें तो हमारे सत्र के। चलिए तो देखते हैं। उत्तर है अवधि। तो उकार बहुला अवधि बोली मानी जाती है। तो कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। आहिरों की भाषा उकार बहुला है। आहिरों की भाषा उकार बहुला है। नाज काम रास को वे नाजू कामू रासू कहेंगे। तो वाजपेयी जी ने इस उकार अच्छा अच्छा मतलब उकार का मतलब ऊ। तो उकार बहुलता को भरत द्वारा निर्दिष्ट आभिरोक्ति अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। क्या हो गया नीतू जी?
चलिए, ताले कै पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुम्ही लाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे कह रचऊं बियाह रे, उक्त गीत किस बोली का है। चलिए, कोई बात नहीं नीतू जी, अगर ये उत्तर सही है तो अच्छा है कि ये सत्र होना था और सोच से परे एक उत्तर आना था, क्योंकि मेरे लिए तो सभी उत्तर सोच से परे ही हैं, क्योंकि हम तो सीखने के रास्ते पर हैं। तो जीवन में तो प्रथम बार मैं इतना गहन अध्ययन कर रहा हूँ आप साथियों के साथ। चलिए, ताले क्या पानी पताले गए बेटी, और ये पिछले जो 20 दिनों में, अब चलिए, एक अपना बुद्धि की जीबी भी होती है, कितनी जीबी है, कितना संभाल सकते हैं दिमाग दिमाग में, तो काफ़ी बढ़ोतरी तो हुई है इन चर्चाओं से। चलिए, ताले के पानी बताले गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे कह रचऊं बियाह रे, उक्त गीत किस बोली का है। अब शायद इसमें वो आ गया है, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, तो शायद इसमें भी उकार है, तो शायद अवधि हो। अब आप बताइए, कहीं भोजपुरी तो नहीं। चलिए, बढ़ते हैं जब तक आप उत्तर दे रहे हैं। चलिए, ये भी अवधि है, विवाह गीत है, अवधि बोली का है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। अच्छा, 12वीं का आपने अवधि दिया, जी बिल्कुल सही है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज भाषा, अवधि, राजस्थानी या खड़ी बोली। चलिए सुनील जी, आपका भी उत्तर सही है। अच्छा, सुनील जी हैं मनिंद्रगढ़ केवी में, जसमेर जी श्रीनगर में, और तो नीतू जी आप भी केवी में ही हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो नीतू जी ब्रज भाषा के साथ है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो नीतू जी इस समय आप कहाँ हैं, किस जगह है। चलिए, नीतू जी का उत्तर सही है, तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। सुनील जी का भी उत्तर सही है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर जी ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर जी ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपना जसमेर जी, मैच मैं तब देखता था जब गांगुली और जहीर खान थे, मतलब मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ, तो तब तो पुराने मैच भी देखता था, बहुत गालियाँ भी पड़ती थी। तो अब तो चलो छूट गया है, सिर्फ खेलते हैं। चलिए, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी, हरिदास नायक बैजू जी और गोपाल जी आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहे, इन गीतों का को ध्रुवा कहा गया है। अच्छा नीतू जी, आप गुवाहाटी में हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। तो गुवाहाटी आईआईटी में तो नहीं नीतू जी। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण इन सबकी भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तो तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं।
चलिए जसमीत जी, ये भी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो नीतू जी आईआईटी में होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं। तो एक खाना पाड़ा सुना हुआ है, जिसके साथ ही संभाग है। अच्छा, आईओसी, ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इनका तो मैम कैंपस काफ़ी बढ़िया होगा, मतलब कई दोस्त बताते हैं। चलिए कभी आपका चक्कर लगे नीतू जी, आप तो गुवाहाटी में हैं, तो मीसामारी में चक्कर लगाइएगा। पश्चिमी हिंदी, सही युगम चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। और जसमेर जी, आप तो श्रीनगर में हैं, हमारा घर अमृतसर में है। तो अगर हमारा गर्मी की छुट्टी में आना हुआ, आपका वहाँ आना हो तो आइएगा। वैसे भी अमृतसर आना हो तो बता दीजिएगा। चलिए जसमेर जी ने उत्तर दिया है प्रथम, और सुनील जी ने भी उत्तर दिया है प्रथम। चलिए सभी साथी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी के साथ हैं। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी युगम सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं, जो इस प्रकार है: खड़ी बोली है कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, अच्छा, हरियाणवी मतलब बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हैं भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। चलिए ठीक है नीतू जी, जब भी चक्कर लगे बताइएगा। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? चलिए ये तो पश्चिमी ही हो जाएगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? संजना तिवारी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, क्योंकि आप प्रथम बार जुड़ी हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, हाँ मतलब आप ये जो अपना जो चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पीजीटी टीजीटी जो सेशंस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगी। तो इसका यही फ़ायदा है कि चलो रिकॉर्डेड हो जाती हैं, तो बाद में भी काम आ जाती हैं। और कृपया इसे कक्षा मत बोलिए, ये आपसी परिचर्चा का एक सत्र है, क्योंकि मैं तो आप लोगों से सीखने आया हूँ, ना कि सिखाने। हाँ ये है कि सामग्री मिल गई तो चलाए जा रहे हैं। चलिए, तो नीतू जी, सुनील जी, जसमेर जी, ज्योति जी शांत हो गई हैं। चलिए जसमेर जी, अभी अभी आपका ज़रूर सर और वह सर देखा, तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए अब है अवधि, बिल्कुल सही। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली? भोजपुरी तो पूर्वी आती है, अवधी छत्तीसगढ़ी भी इधर आ जाएगा, बघेली का पता नहीं, अब अवधी बघेली से होगा। चलिए संजना जी धन्यवाद, सब मिल बांट के चल रहा है। बस मैं वही कह रहा हूँ कि सेशन तभी कामयाब होगा। चलिए ज्ञान तो जितना सीखा जाए कम है, पर ये सत्र तभी सफल होगा जब इसमें से 150-200 प्रश्न आ जाएंगे, और उनमें से 150-200 सही भी हो जाएंगे। चलिए नीतू जी, जसमेर जी तीसरे के साथ हैं भोजपुरी। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी,
पश्चिमी, पहाड़ी या राजस्थानी? चलिए नीतू जी, जसमीत जी, सुनील जी, 17वें का उत्तर आपका सही है। अब बारी आती है 18वें की। चलिए नीतू जी हैं प्रथम के साथ, सुनील जी हैं तृतीय के साथ। तो नीतू जी का मानना है छत्तीसगढ़ी पूर्वी है, सुनील जी का मानना है पहाड़ी है। सुनील जी का भी पूर्वी के साथ ही साथ है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली? प्रश्न 19 है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली? तो नीतू जी, सुनील जी बघेली के साथ हैं। सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? भांगरू, बुंदेली, बघेली या कन्नौजी? चलिए ये तो रिपीट हो गया, ये भी दोहराया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें थोड़ा सा अलग है विकल्प वगैरह। ब्रज, भांगरू, कन्नौजी या डोगरी? तो जसमेर जी डी डोगरी के साथ हैं। चलिए 22वें के डोगरी के साथ हैं सभी साथी। अब ये शायद इसमें खड़ी बोली हो जाएगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी। तो इनमें छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं। चलिए 23वां हो ही गया। चलिए ये है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2? यारी तेरे संग संग जिंदगी दे रंग वाली, यारी तेरे संग संग।
चलिए, इसका सही उत्तर है 5। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। सुनील जी सही, जसमीर जी सही, ममता धीमान जी नमस्कार, आप भी सही। पश्चिमी हिंदी में इनमें से कौन सी बोली है? मगही, मैथिली, कन्नौजी, अवधी। ममता जी कोई बात नहीं, ये चीज़ ही ऐसी है, जब समय लगे जुट जाए, उत्साह हमारा भी बढ़ जाता है। बाकी ये चीज़ें तो वहीं पड़ी हैं, पर वही है कि लाइव में थोड़ा सा बाद में देखना भी मुश्किल हो जाता है। 1 डेढ़ घंटा प्रयास रहेगा कि इनको तोड़ तोड़ कर अपलोड कर दिया जाए छोटे छोटे हिस्सों में, अगर थोड़ी मेहनत कर पाया तो। चलिए, सुनील जी जसमेर जी कन्नौजी के साथ हैं। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ये तो वही है, दोबारा ही आ गया, अवधि। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कैलाश जी नमस्कार। मैं आज सोच ही रहा था, कैलाश जी आए नहीं, दिखे नहीं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? संजना जी, असल में आप छूट गए थे, तो मैं वही बात करने लगा था कि ये जो भी सामग्री की चर्चा हो रही है, ये जितनी वीडियोस अभी तक हुई उन सभी के डिस्क्रिप्शन में अ, एक लिंक है गूगल ड्राइव का। तो उसमें जो भी मुझे सामग्री जहाँ से भी अच्छी मिली, तो वो फोल्डर्स बना के उसमें पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो सिर्फ हिंदी नहीं, पेडागोजी, रीजनिंग, थोड़ा बहुत गणित विज्ञान वगैरह की भी चीज़ें पड़ी हैं जो मुझे अच्छी लगी, और जहाँ से भी समूह से उठाई तो वहाँ उसको सहेज कर रख दिया। और ममता जी, ये जितनी जो भी ये सत्र चल रहे हैं, ये इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो यूट्यूब है, तो जो लाइव है वो वहीं रिकॉर्ड होके वहीं पड़ी रहती है। ये मतलब इंस्टाग्राम की तरह नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम में देखा है जो लोग लाइव चलाते हैं शायद बाद में दिखता नहीं। तो ये इसीलिए इस पर चलाता हूँ कि दोबारा रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये लंबे लंबे सेशन हैं, 1.5 घंटे के, तो इनको मैं तोड़ तोड़ कर थोड़ा प्रयास करूंगा, पर मुझे लगता नहीं अभी संभव है, क्योंकि इतना समय ही अ, हमारी देवी जी से आज्ञा करके आज्ञा के साथ मिलता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा इस समय सोने का प्रयास होता है, तभी ये सत्र चला रहा हूँ। और मुख्य मकसद मेरा भी यही है कि मेरा मानना है कि चर्चा करने से ज़्यादा सीखा जाता है, तो अब अकेले ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जाए। तो एक ये हो गया ममता जी, जो आपने कहा था कि क्लासेस, ये जो सत्र हैं ये पड़े हुए हैं। और संजना जी, लिंक गूगल ड्राइव का है, उसमें सब आपको मिल जाएगा। और नीतू जी, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति संबंधी सत्र हो चुका है पहले, अगर आप देखेंगे मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो वो अलग बात है, तो दोबारा करवा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेरे ख्याल से नीतू जी उस सत्र में नहीं थे जब वो खोजी वाला केस फंसा था हमारा, अभी भी वो प्रश्न पड़ा है। उत्तर तो चलो वही है, खोजी पत्रकारिता वाला, कि खोजी पत्रकारिता में उपलब्ध आंकड़ों पर गहन जांच नहीं की जाती। चलिए, तो कन्नौजी हिंदी किस भाषा की उपभाषा की एक बोली है? चलिए, कैलाश जी ने उत्तर दिया है दूसरा, नीतू जी ने भी दिया है दूसरा, जसमेर जी भी दूसरा, सुनील जी भी दूसरा। तो ऑडियंस पोल पश्चिमी हिंदी के साथ है, बिल्कुल सही।
अब है, पहले प्रश्न था कौन सी नहीं आती। अच्छा, ये तो फिर वही आ गया। इसमें पता नहीं बार बार अवधि का प्रश्न आ रहा है, काफी आया हुआ है ये प्रश्न। चलिए, चलिए ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो कैलाश जी भोजपुरी पूर्वी हिंदी के साथ है। हाँ, ये सही है, क्योंकि अभी एक प्रश्न भी आया था कि पूर्वी हिंदी कौन सी नहीं है, तो मुझे लगा था कि शायद भोजपुरी हो। तो जसमेर जी, सुनील जी, कैलाश जी, संजना जी सभी तीसरे के साथ हैं, तो सही है। तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी का ये युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी जी की प्रमुख उपभाषाएं हैं। अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं। अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है, या अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, या शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, या पैशाची अपभ्रंश से हुई है। मुझे लगता है ये प्रश्न पहले भी आया था, शायद शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो देखते हैं वही है कि कुछ और है। समय हुआ है 9:27, तो 9:40 तक हम चलाएंगे। ठीक है जी। चलिए, सभी शोर सैनी के साथ हैं। जसमेर जी, सुनील जी, कैलाश जी, संजना जी, ममता जी, सुनील जी। अच्छा, वो 31वां था, ये 32वां है। ठीक है, ठीक है। तो 32वें में भी तीसरा ही है, सुनील जी, जसमेर जी, कैलाश जी, संजना जी। चलिए, सभी अभी तीसरे के साथ हैं। तो दर्शकों का पोल पोल खोल देता है, ये भी सच है। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। अब क्योंकि खड़ी बोली को हिंदी बोला जाता है, तो अ, एक मेरा प्रश्न था, क्योंकि बच्चों से भी कई बार बात होती है कि किसी कार्यशालाओं में भी चर्चा हुई थी। अब जब बच्चे बोलते हैं कि हाँ, कि इसे खड़ी बोली क्यों बोला जाता है, या कारण क्या है, बच्चे ना भी पूछे वैसे पूछते नहीं, खुद ही बताना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि बेटा, जो अंग्रेजी है वो बैठी हुई है, मतलब पटरियों पर, जो रेखाओं, और अंग्रेजी जिस तरह से कपड़े सूखने डाले जाते हैं, तो वहाँ लटकी हुई है, वो मतलब हिंदी। तो अब लटकी है मतलब अपने पाँव पर खड़ी है या जो भी है, तो शायद इस कारण इसको खड़ी बोली कहा जाता है। तो क्या ये सही है कि सिर्फ इसमें एक एक खरापन है, इसलिए खड़ी बोली जाता है, बोला जाता है? तो संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कोरवी का नाम दिया था। तो इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी जी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बघेली, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। काफ़ी आपके साथ जुड़कर काफ़ी सीखने को मिला है। आपके साथ बाकी भी जितने हमारे जो पक्के साथी हैं, जो रोज़ाना सत्र में आते हैं,
काफ़ी कुछ सीखने को मिला है नीतू जी से भी, जसमेर जी से भी, ज्योति जी से भी, आपसे भी, राकेश उजैनिया जी से भी, सुनील गुप्ता जी से, कोरिया के बारे में पता लगा खास तौर पे। ठीक है। तो मतलब जो कह लो कि सत्र के, तो ममता जी भी चलिए 2-4 बार जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ जो है बातें सीखने को मिली। और जो हमारे जसमेर जी का हास रस भाव है, वो भी थोड़ा माहौल बनाए रखता है। बस मुझे कई बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद सुनील जी, कैलाश जी। तो दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। खड़ी बोली के अन्य कई नाम हैं, हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी। तो ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कोरवी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। इस तरह से इकट्ठे राज्य बोलते हुए ऐसा लगता है जैसे शताब्दी में सफर कर रहे हैं, कि बताया जाता है कौन कौन से स्टेशन आएंगे। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बस बस जसमेर जी, मैं वही कह रहा था कि कहीं मजाक अब्दुल रजाक ना हो जाए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं, जिनमें ठटकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही आदि हैं। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं इस प्रकार है। चलिए ये तालिका थोड़ी अच्छी है। तो शोरसेनी से आई है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची से आई है लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ से आई है सिंधी। महाराष्ट्री से आई है मराठी। मागधी से आई है बिहारी, बांग्ला, उड़िया या ओडिया, असमिया। और अर्धमागधी से आई है पूर्वी हिंदी। अपना जसमेर जी, वो जो लिखा था आपने, हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके हृदय की भावनाएं भी लोग समझ जाएंगे कि हाँ, आप डरते हैं कई बार मजाक करते हुए, तो आगे से नाराज अगर कोई होना भी चाहेगा तो नहीं होगा। तो संतोष जी जुड़े हैं दोबारा हमारे साथ, धन्यवाद महोदय जुड़ने के लिए। चलिए प्रश्न 33 है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या बंगाली। प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या बंगाली। नहीं जसमेर जी, वैसे मुझे भी लगा कि आप दोनों वाकिफ़ हैं एक दूसरे से, इसीलिए हंसी मजाक चलता है। पर क्योंकि बातों से पता लग जाता है, तो चलो फिर भी हम घबरा जाते हैं भाई। चलिए 34वें, अच्छा 33वें में कैलाश जी हैं पंजाबी के साथ, जसमेर जी हैं बंगाली के साथ, और सुनील जी पंजाबी के साथ, और संजना जी बंगाली के साथ। तो मुझे भी पंजाबी शायद लगी है, क्योंकि मागधी, वो मागधी से बांग्ला है ना। चलिए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली या बुंदेली।
यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। जसमेर जी हैं बुंदेली के साथ। देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है जसमेर जी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? कैलाश जी, आप भी बिल्कुल सही हैं। पैशाची, शोरसेनी, ब्राचड़ या मागधी? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? पैशाची, शौरसेनी, ब्राचड़ या मागधी? ओए माँ। तो कैलाश जी हैं ब्राचड़ के साथ, जसमेर जी भी हैं ब्राचड़ के साथ, सुनील जी भी हैं ब्राचड़ के साथ, तो हम भी हैं ब्राचड़ के साथ। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश? मुझे लगता है इसमें तीसरा होगा। चलिए, तो पूर्वी हिंदी कैलाश जी जसमेर जी के अनुसार अर्धमागधी अपभ्रंश से है। नीतू जी भी अर्धमागधी के साथ हैं। चलिए, सही है। एक बार इसे फिर पढ़ लेते हैं। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली कौन सी है? गढ़वाली, खड़ी, बांगरू या छत्तीसगढ़? शायद खड़ी होगा, क्योंकि बीच में आया था कहीं। चलिए, जसमेर जी खड़ी बोली के साथ हैं, सुनील जी भी खड़ी बोली के साथ हैं, कैलाश जी भी खड़ी बोली के साथ हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये दोबारा आ गया। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्रज, अवधी, दक्षिणी या अपभ्रंश? चलिए, अपभ्रंश के साथ हैं साथ ही। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली। हाँ, ये भी खड़ी बोली होगी, क्योंकि मेरठ पहले भी आया। चलिए, तो यह अंतिम प्रश्न है। 9:40 पर 40वां प्रश्न, क्या इत्तेफाक है?
चलिए, तो खड़ी बोली के साथ हैं सभी। चलिए, तो धन्यवाद। कल देखते हैं, अगर इसके प्रश्न काफ़ी बचे हुए तो भाषा विज्ञान को ही आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। जी जसमेर जी, सब ईश्वर का बनाया हुआ समय है। 9:40 पे 40। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार। और सभी का 40वें का उत्तर बिल्कुल सही। चलिए, तो धन्यवाद।